वेलकम टू टीचर्स पार्सल। आज हम लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के सेकेंड पार्ट में हैं, जिसमें कि आज हम लोग इसके क्लासिफिकेशन और फिर कॉजेस, साथ साथ में जो है इसके डायग्नोसिस और प्रिवेंशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के पहले पार्ट में जो है इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, साथ में डिफिनीसन, हिस्ट्री और फिर साइन एंड सिम्टम्स के बारे में पढ़े थे। अगर आप लोगों ने इसके पहले पार्ट को वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो फिर मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। तो फिर अब हम लोग जो है इसका क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं। जो क्लासिफिकेशन जो है इसके सेवरिटी लेवल पे है, मतलब वो कितना खतरनाक होगा, ठीक है, उस पर वो डिपेंड करेगा कि उसको जो है कौन कौन से डिग्री में रखा गया है, क्या उसका लेवल होगा, ठीक है। तो इसको जो है पहले सेवरिटी लेवल के अकॉर्डिंग जो है इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला जो है माइल्ड, मॉडरेट, फिर सीवियर, उसका फिर प्रोफाउंड, ठीक है। तो माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो होता है, ठीक है, माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का जो आईक्यू रेंज होगा वो 50 to 70 होगा। मतलब कि नॉर्मल जो लोगों का होता है वो होता है 85 to 115, ठीक है। जो भी नॉर्मल जो पीपल होंगे उनका जो है 85 to 115 होगा आईक्यू लेवल। लेकिन वहीं अगर हम माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो उनका आईक्यू लेवल जो होगा 50 से 70 के बीच में होगा, ठीक है। तो इसमें फिर हम लोग देखते हैं इनका जो है प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है। तो पहला जो है लिटरेसी, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का जो है यहाँ जो मार्क किया हुआ है इसके बारे में देखो, यहाँ पे दिया हुआ है प्लस और फिर माइनस, जो समटाइम्स वो अटेनेबल होगा, ठीक है। प्लस और माइनस अगर जहाँ होगा जैसे कि इस टाइप का, तो जो समटाइम्स अटेनेबल होगा मतलब उसको जो है वो सीख सकता है। फिर प्लस जो होगा वो अटेनेबल होगा और जहाँ पे डबल प्लस होगा वो डेफिनेटली अटेनेबल, ठीक है, मतलब वो जो है वो अटेंड कर पाएगा। तो इसमें देखिए पहला जो है लिटरेसी। तो लिटरेसी में जो है वो दिया हुआ है कि वो लिटरेसी जो है वो अटेंड कर सकता है। मतलब अगर हम उसको जो है कुछ जो है सपोर्ट दें, ठीक है, ओकेजनल उसको सपोर्ट देने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर वो भी जो है हम उसको कम्प्लेक्स टास्क में जो है उसको सपोर्ट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सपोर्ट जो दिया जाता है वो ओकेजनल होता है, ओकेजनल सपोर्ट। मतलब कि जो भी हार्ड टास्क होगा आपको जो है उसमें उसको सपोर्ट देना पड़ेगा, तो जिसके कारण जो है वो उस काम को ईजी वे में कर पाएगा, तो और उसको सीख पाएगा। तो वहीं पे अगर उसको लिटरेसी की बात करें तो उसके यहाँ पे पढ़ाई लिखाई की बात तो फिर वो जो अगर उसको हम सिखाएं तब फिर थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो सीख जाएगा, ठीक है। सेल्फ हेल्प स्किल्स, वो जो है उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो जो है आप खुद से जो है अपना हेल्प जो है कर सकता है, मतलब उसमें वो स्किल्स होगा। गुड स्पीच अगर हम उसको सिखाएंगे तब फिर वो अच्छी तरीके से जो अगर उसको एक तरह से कम्युनिकेशन स्किल पे अगर हम उसके काम करें, ठीक है, तब फिर वो अच्छे से उस चीज़ को सीख पाएगा। सेमी स्किल्ड वर्क, तो फिर वो क्या करता है कि वो मतलब कि अगर हम उसको कुछ भी काम करने के लिए अगर सिखाएं, कोई भी ऐसा वर्क हो, तो फिर वो ईजी वे में उसको कर पाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर है मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का जो आईक्यू लेवल जो होता है 35 to 50 होता है, ठीक है। तो इसमें जो मेनली जो यहाँ पे जो सपोर्ट देने की ज़रूरत पड़ती है वो लिमिटेड होगा, ठीक है। यहाँ पे जो आप उसको सपोर्ट दोगे वो लिमिटेड सपोर्ट वहाँ आपको देना पड़ेगा। मतलब कुछ जो आपको सिंपल टास्क भी अगर रहेगा तो आपको जो है उसमें भी उसको सपोर्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें लिटरेसी, तो लिटरेसी यहाँ पे जो है वो कभी कभी जो है अगर वो स्टूडेंट पे डिपेंड करेगा, जो भी वो चिल्ड्रेन होगा उस पर डिपेंड करेगा कि वो जो है सीखने में जो है सक्षम हो पाएगा कि नहीं, ठीक है। कुछ बच्चे जो है वो सीख भी जाते हैं, कुछ जो है नहीं सीख पाते हैं। इसके बाद फिर सेल्फ हेल्प स्किल, मतलब अगर हम उसके जो है खुद के सेल्फ केयर पे अगर हम बात करें तब फिर वो जो है धीरे धीरे उस चीज़ में सीख लेता है, ठीक है, वो अटेंड कर पाता है। इसका फिर डोमेस्टिक स्पीच, मतलब कि नॉर्मल लोगों के बीच में जो है बात करने के लिए जो है वो आराम से वो कर पाएगा। अनस्किल्ड वर्क विद और विदाउट सुपरविजन, मतलब कि कोई भी ऐसा काम जो कि वो बिना और मतलब कि वो सुपरविजन के साथ में, या फिर जब उसको आप जो है ऑब्जर्व करते रहोगे तब भी वो कर लेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि वो जो उस काम को जो है आपके बिना सुपरविजन के भी बिना वो कर पाएगा, ठीक है।
मतलब कभी कभी उसको जो है सपोर्ट उसको देना पड़ेगा, कभी उसको जो है सपोर्ट आप नहीं भी देंगे तब भी वो कर लेगा, ठीक है। तो आखिर यहाँ पे जो है एक और बात अगर हम देखते चले तो फिर जो माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है ये जो है मोस्ट कॉमन है, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट जो है 85% लोगों को होता है। मतलब जितने भी अभी तक जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड हैं उसमें से जो 85% लोगों को जो है माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड की प्रॉब्लम है, ठीक है। वहीं अगर मॉडरेट की बात करें तो मॉडरेट में जो होता है वो 10 to 15%, ठीक है। मतलब अप्रॉक्सीमेट जो है 10% जो है होता है वो मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर अब हम लोग जो है सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करते हैं। तो सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की जो IQ रेंज होगी वो 20 to 35, मतलब 20 से 35 के बीच में होगा। इसके बाद फिर इसमें जो है मेनली जो यहाँ पे जो आपको सपोर्ट जो देना पड़ेगा वो एक्सटेंसिव टाइप का होगा, ठीक है। मतलब आप इसको जो है डेली वर्क जो डेली एक्टिविटी होगा उसमें भी जो कहीं कहीं आपको जो है सपोर्ट देने की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। जितना भी, और कभी कभी जो है कि वो खुद से भी कुछ कुछ जो है काम वो कर लेगा, ठीक है। यहीं पे जैसे अगर हम बात करें असिस्टेड सेल्फ हेल्प स्किल्स, मतलब आपको जो है हमेशा उसको असिस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो है हमेशा उसको जो है हेल्प देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सटेंसिव सपोर्ट की जो है हमेशा उसको ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद फिर मिनिमम स्पीच, मतलब वो जो है बात करने के लिए जो है उसको बहुत कम वो बात कर पाएगा, उसको जो है स्पीच स्किल्स पे जो है बहुत ही जो है कम वो सीख पाएगा, ठीक है। असिस्टेड हाउस होल्ड कोर्स, ठीक है। मतलब हाउस होल्ड में जो है घर में जो है वो भी कोई भी जो है बातचीत ये सब जो हो गया, कुछ भी काम वाम जो हो गया, घर का जो छोटा मोटा जो काम हो गया उसमें भी उसको वो करने के लिए जो उसको जो है किसी की हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद फिर हाँ, और हम सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेट जो है 3% के अप्रॉक्सीमेट जो है ये सीवियर वाले केस में आते हैं, ठीक है। मतलब ओवरऑल जितने भी इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड हैं उसमें से जो है अप्रॉक्सीमेट 3% लोग जो है ऐसे हैं जो कि सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं। इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं प्रोफाउंड की, तो ये जो है सबसे ज़्यादा जो एक्सट्रीम कंडीशन का होता है, ठीक है। मतलब इसमें जो IQ रेंज होता है वो 20 से भी कम होता है। इसके बाद फिर ये जो है अप्रॉक्सीमेट ज़्यादा लोग को नहीं 1 to 1.1% से 2% के बीच में लोगों को होता है, ठीक है। इसमें जो है वो मतलब इतना प्रॉब्लम्स होती है उनको जो है हमेशा परवेसिव सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। मतलब आप इनको जो है छोटा मोटा काम मतलब कुछ भी मतलब वो अपने से जो है खड़े भी नहीं हो पाते हैं, इस टाइप को जो है हमको उनको सपोर्ट देना पड़ता है। मतलब इनको जो है हमेशा फुल टाइम सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। परवेसिव सपोर्ट, और फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं साथ में, फुल टाइम सपोर्ट। मतलब इनको जो है छोटा मोटा काम के लिए भी जो है आपको इनको सपोर्ट देना पड़ेगा। और डेली एक्टिविटी तो बहुत दूर की बात है, मतलब उनको जो है खड़े होने के लिए भी जो है उनको हेल्प चाहिए होगा, ठीक है। और इसके बाद फिर जो है अपना सेल्फ केयर भी वो अच्छे से नहीं, वो मतलब कुछ भी नहीं कर पाते हैं। स्पीच जो कि वो कभी कभी जो कुछ लोग जो है वो अटेनेबल होता है, कहीं कुछ लोग वो नहीं कर पाते हैं। सेल्फ हेल्प स्किल मतलब वही सेल्फ केयर की बात करते हैं तब फिर वो भी जो है अटेनेबल नहीं होता। इसमें जो नो लैंग्वेज मतलब कोई स्पीच जो है बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। स्पीच स्किल या फिर लैंग्वेज स्किल्स जो है कुछ भी नहीं हो पाता है। तो ये हम लोग जो है आज अभी देखे हैं सेवरिटी लेवल के अकॉर्डिंग जो है क्लासिफिकेशन, इसको जो है 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को, ठीक है। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, प्रोफाउंड। अब हम लोग इसके कॉजेस देखते हैं, आखिर इसका क्या कारण हो सकता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने का क्या कारण है। इंटेलेक्चुअल कॉजेस से पहले जो हम लोग जो है थोड़ा इसके प्रीवेलेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है ओवरऑल जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन के अप्रॉक्सीमेट जो है 2 to 3%, ठीक है। 2 से 3% जो है ओवरऑल मतलब कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, जो ग्लोबल पॉपुलेशन के 2 से 3% जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से ग्रसित है, ठीक है। इसमें फिर जो है मोस्टली ये देखा गया कि जितने भी मतलब कि जो भी अच्छे कंट्री मतलब जो रिच कंट्री जो है उसके कंपैरिजन में जो जितने भी पुअर कंट्री हो गया या फिर लो इनकम कंट्री है वहाँ जो है बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स देखा गया है, ठीक है। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की जो प्रॉब्लम्स है वो
लो इनकम कंट्री में जो है बहुत ज़्यादा देखा गया है। अब हम लोग इसके जो है कारण को देखते हैं, कारण में आखिर क्या क्या होता है, क्या क्या रीज़न हो सकता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने का। तो पहले कुछ कुछ कंडीशन है इसमें कि जो कि पहला है क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटी और जेनेटिक कंडीशन। तो जेनेटिक कंडीशन मतलब कि जो भी बच्चे हैं, जो भी चिल्ड्रन है, ऐसा कुछ भी इनहेरिटेड कोई भी जीन के कारण कोई भी एबनॉर्मल जीन जो है इनहेरिट हुआ है पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में, वो हो सकता है रीजन, ठीक है। या फिर कोई भी जीन का जो कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम या फिर कोई भी म्यूटेशन ऐसा कुछ हो गया उसके कारण। तो ऐसे में दो कंडीशन है, पहला जो है डाउन सिंड्रोम और फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में ये होता है कि जो 21 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है उसका जो है ट्राइसोमी बन जाता है, ठीक है। मतलब उसमें एक एडिशनल क्रोमोजोम जो है ऐड हो जाता है। तो इसके कारण जो है डाउन सिंड्रोम होता है। वो उसका जो है मेन रीज़न ये है कि या तो फिर वो पेरेंट्स से इनहेरिट हो गया या तो फिर उसमें जो है कुछ भी ऐसा म्यूटेशन हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से जो है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम जो होता है, इस ये जो देखा गया फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ये जो है मोस्टली जो है बॉयज़ को जो है गर्ल्स के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब जो है ये कंडीशन जो है मोस्टली ये देखा गया कि बॉयज़ को जो है बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद फिर जो है और क्या कारण हो सकता है, जब प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, गर्भावस्था के दौरान जो है कुछ कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे कि जो है ब्रेन डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। जैसे कि इसका रीज़न हो सकता है अल्कोहल, जिससे फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, मतलब कि वैसे कोई लेडीज जो प्रेगनेंसी के दौरान जो है बहुत ज़्यादा अल्कोहल का यूज करती हैं, तब फिर वो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। या फिर जो है ड्रग का सेवन करती हो, या फिर जो है माल न्यूट्रिशन, मतलब कि जो कुपोषण का शिकार हो, ठीक है, मतलब न्यूट्रिशन की कमी हो। इसके बाद फिर जो कुछ कुछ इन्फेक्शन ऐसा हो गया जिसके कारण जो है उनके जो है बच्चे के ब्रेन पे जो है असर करता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो गया प्रेगनेंसी के दौरान। इसके बाद फिर है जो चाइल्ड बर्थ के दौरान, मतलब कि जब जिस टाइम जो बर्थ होता है उस दौरान जो है अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो गया, जैसे कि जो है ऑक्सीजन की कमी हो गया, ठीक है। बच्चे के जो बर्थ के दौरान जो है ऑक्सीजन की कमी हो के कारण भी जो है बच्चे के ब्रेन पे जो है असर करता है, ठीक है। तो या तो फिर जो है बच्चा जो है प्री मैच्योर अगर जो है बॉर्न हुआ हो, मतलब कि जो उसका जो पीरियड है 9 महीने की जो गर्भावस्था पीरियड है उससे पहले ही वो जो है उसका जन्म होना, उसके कारण भी जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम्स होती है। इसके बाद फिर अब हम लोग जो है देखते हैं कोई भी जो है कुछ बीमारी या फिर जो है कहीं चोट वोट लग गया, ठीक है, किसी भी प्रकार की जो बीमारी या फिर कहीं जो इंजरी हो गई, जैसे कि कोई भी इन्फेक्शन हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, हुपिंग कफ, ये सब के कारण फिर, या फिर मीजल्स, ये सब कारण जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने के जो है रीज़न हो सकते हैं। या फिर कभी जो है हेड इंजरी हो गया, जैसे सिर में जो है चोट लग गया, इसके कारण जो है बच्चे के जैसे सिर में चोट लग गया है, उसके कारण जो उसका ब्रेन पे जो है असर हुआ और फिर उसको जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम्स हो गई। या फिर नियर ड्रॉनिंग और फिर एक्सट्रीम माल न्यूट्रिशन, मतलब कि जो है कुपोषण का शिकार, ठीक है, न्यूट्रिशन की कमी के कारण। या तो फिर जो है इन्फेक्शन से इन ब्रेन को भी, मतलब कि उनके बच्चे के ब्रेन में जो है किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना, इसके कारण जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम्स होती है। इसके बाद फिर ये देखा गया है कि जो मोस्टली जो केस में क्या होता है कि 2/3 पार्ट, ठीक है, मतलब अप्रॉक्सीमेट जो है क्या बोल सकते हैं, मतलब कि 66%, ठीक है, 66% के केस में ये देखा गया है कि जो है बच्चे का जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने का जो है रीज़न जो है वो पता नहीं चल पाता, ठीक है, उनका काउज जो है वो पता ही नहीं चल पाता है। तो ये जो है 2/3 पार्ट के साथ यही हाल होता है, मतलब अप्रॉक्सीमेट जो है 66% लोगों के साथ में ये होता है कि उनका रीज़न ही नहीं पता चल पाता है कि आखिर इनका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने का क्या कारण हो सकता है। इसके बाद फिर हम लोग जो है इसके डायग्नोसिस के बारे में पढ़ते हैं। तो डायग्नोसिस के लिए तो पहले तो हम लोग जितने भी साइन और सिम्टम्स के बारे में हम लोग पढ़े थे उसके थ्रू हम लोग पहले पता कर सकते हैं कि आखिर उसको कैसे जांच करें, क्या 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 उसमें सिम्टम्स शो कर रहा है, इसके कारण जो हम लोग पता कर सकते हैं। इसके बाद फिर है इंटरव्यू विद द पेरेंट्स, मतलब जो भी उनके पेरेंट्स हो गए उनसे जो है आप पूछताछ कर सकते हो, या फिर बच्चे का जो है ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, मतलब बच्चे में जो है आपको सामने से ही देखने पे उनका जो है जो भी फिजिकल प्रॉब्लम्स होगी आप उनको जो है देख के ही आपको जो है पता चल जाएगा, ठीक है,
कि आखिर उसमें जो है क्या क्या सिम्टम्स शो कर रहे हैं, और वो सिम्टम्स जो है आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के सिम्टम्स से मैच करेंगे, जिसके कारण आप उसको डायग्नोज कर सकते हैं। इसके बाद फिर टेस्टिंग ऑफ इंटेलिजेंस, बच्चे का जो है आप इंटेलिजेंस जो टेस्ट होता है IQ टेस्ट, आप वो कर सकते हो, उसके थ्रू आप पता कर सकते हैं। या फिर बच्चे का जो एडेप्टिव बिहेवियर है आप उसके थ्रू भी आप उनको पता कर सकते हैं कि जो भी जैसे एडेप्टिंग बिहेवियर में हम लोग जो पहले जो देखे थे, जितने भी सिम्टम्स के टाइम पे या फिर उसके जो डिफिनेशन के टाइम पे हम लोग जो है उस बिहेवियर को जो हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ कुछ सोशल बिहेवियर हो गया, फिर जो है नई जगह पे जाने के बाद फिर वो अपने आप को अडाप्ट नहीं कर पाता है, ठीक है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, ये सब कुछ कुछ बिहेवियर्स है, उसके थ्रू हम लोग उसको पता कर सकते हैं। इसके बाद फिर है जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को जो है और भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स को जो है प्रॉब्लम्स के थ्रू जो हम उसको पता कर सकते हैं। जैसे ये प्रॉब्लम्स जो है मेनली क्या क्या होगा, इंटेलेक्चुअल और एडाप्टिव फंक्शनिंग, जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे। तो मतलब उनके जो है इंटेलेक्चुअल मेनली जो उनका IQ, ठीक है, तो IQ के थ्रू जो हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल बच्चे जो है उसी एज के जो नॉर्मल बच्चे जो होंगे वो जो है कुछ ज़्यादा तेज होंगे, ठीक है, या तो फिर जो वो उनका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है अपने एक पेस में हो रहा होता है, लेकिन जो मतलब कि जो भी इंटेलेक्चुअल डिसेबल जो बच्चे होंगे उनका डेवलपमेंट जो है वो स्लो होते रहता है, इसके थ्रू भी पता कर सकते हैं। और फिर जो है वो जो है अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते हैं, जो भी हम लोग साइन और सिम्टम्स में जो पढ़े थे ये सब जो है देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर जो है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग इज असेस्ड विथ एन एग्ज़ाम, मतलब बच्चे का जो है हम जो भी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है जैसे हम उसका जो है एग्ज़ाम ले सकते हैं, जो हम IQ टेस्ट के लिए जो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब डॉक्टर जो है उनका जो है टेस्ट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड टेस्ट का यूज करके जो हम उसके इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को एसेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर स्टैंडर्ड टेस्ट का जो है यूज किस के लिए किया जाता है, डायग्नोज द कंडीशन, जो बच्चे का जो क्या कंडीशन क्या शो कर रहा है उसको जो है डायग्नोज करने के लिए हम लोग जो है स्टैंडर्ड टेस्ट का यूज करते हैं। इसके बाद फिर है FMRI, तो ये इसके बारे में हम लोग जो है पहले भी जो है डिसलेक्सिया में पढ़ चुके थे, ठीक है। तो इसके थ्रू जो हम ब्रेन का जो है स्ट्रक्चर जो भी प्रॉब्लम्स होगी, ब्रेन जो है कैसे वर्क कर रहा है उसके थ्रू जो हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेन का जो भी स्ट्रक्चर हो गया या फिर जो है वर्क जो कैसे उसका वर्किंग हो रहा है, वर्किंग प्रोसीजर के थ्रू जो हम लोग उसको पता कर सकते हैं। तो एक प्रकार का ये रेजोनेंस इमेजिंग के थ्रू जो है हम उसको पता कर सकते हैं बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है ब्रेन में, उसके थ्रू, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग इसके जो है प्रिवेंशन की ओर चलते हैं। तो प्रिवेंशन में तो पहले इसका कोई भी जो ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि जिसके कारण जो है उसको पूरी तरह से जो है ठीक कर दिया जाए, ठीक है। इसका कोई भी क्योर नहीं है, उसको जो है हम सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं, या तो फिर जो कुछ भी उनको जो है सपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा जो है एकोमोडेट कर सकते हैं उसको जो है कुछ भी एडाप्टेशन के लिए, ताकि जो है उस चीज़ में वो धीरे धीरे जो है एडाप्ट हो, ठीक है। और इसको जो है मेनली हम जो है इसको मेन तरीके से जो हम इसको सिर्फ प्रिवेंट कर सकते हैं, कि अगर हम उसको जो है प्रिवेंट अगर करें तब फिर जो है प्रॉब्लम ही ना क्रिएट हो पाए, ठीक है। इस कारण से जो हम इसका जो कुछ कुछ प्रिवेंशन जो मेजर्स है उसका हम पढ़ेंगे। तो पहला जो है प्रिवेंटिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज, जो भी इन्फेक्शियस जो डिजीज होता है उससे हम लोग को उनको बचाना है। जो भी मदर होंगी, जो भी प्रेग्नेंट मदर होंगी, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो है उनको इन्फेक्शियस डिजीज से जो है उनको बचाना रहेगा। तो जैसे कि इंटेलेक्चुअल जो जिसके कारण जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने का हो सकता है, जैसे कि रूबेला सिंड्रोम, तो इसको जो है उसके थ्रू जो हम वैक्सीनेशन के थ्रू हम इसको बचा सकते हैं। मतलब बच्चे में भी कोई ऐसा इन्फेक्शियस डिजीज ना हो जिसके कारण जो उनका ब्रेन पे असर हो, ठीक है। तो उसका जो है इन्फेक्शियस डिजीज से जो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं थ्रू वैक्सीनेशन, या फिर जो कोई भी उसका जो ट्रीटमेंट हो सकता है उसके थ्रू। इसके बाद फिर प्रिवेंटिंग एक्सपोजर टू लीड मरकरी अदर टॉक्सिन्स रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब कि जो उनको जो है कोई भी टॉक्सिन से जो है उसको कांटेक्ट में जो है नहीं आने दे सकते हैं, ठीक है। मतलब कि कोई भी इसी प्रकार का जैसे कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो गया उसके कांटेक्ट में उनको जाने से जो है उसको बचा सकते हैं, जिसके कारण जो है डिसेबिलिटी का जो भी रिस्क होगा वो धीरे धीरे कम हो सकता है, ठीक है। इसके बाद प्रिवेंटिंग फ्रॉम यूज ऑफ अल्कोहल, मतलब कि जो भी प्रेग्नेंट मदर होंगी
प्रेगनेंसी के दौरान जो है हम उनको जो है अल्कोहल और ड्रग्स से जो हम दूर कर सकते हैं, जिससे ताकि जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड जो उनके चाइल्ड पे जो असर होगा, ब्रेन के पे असर करेगा, उससे जो है बच सकते हैं। ठीक है, इसका फिर कुछ कुछ जो है प्रीनेटल केयर दे सकते हैं, जैसे कि जो है मेन उसको जो न्यूट्रिशन प्रॉपर डाइट का जो है यूज कर सकते हैं। प्रीनेटल विटामिन को जो हम यूज कर सकते हैं प्रीनेटल के टाइम पे, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे। गेटिंग वैक्सीनेटेड, मतलब कि कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ होगा उसका जो है प्रॉपर जो वैक्सीनेशन होता है हम उसका यूज कर सकते हैं, जिसके कारण जो है बच्चे पे जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का कोई भी जो है प्रॉब्लम्स ना हो, और या तो फिर जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का जो रिस्क है वो पूरा कम हो जाए। इसके बाद फिर जो है कुछ कुछ जो भी प्रॉब्लम्स आएगी जो प्रीनेटल के टाइम पे या फिर जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे या फिर ड्यूरिंग बर्थ के टाइम पे जो है हम उसको प्रॉपर केयर कर सकते हैं, जिसके कारण जो भी उनको जो है कोई ऐसा प्रॉब्लम्स ना बच्चे पे जो है कोई बच्चे के ब्रेन पे कोई असर ना हो। आज हम लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के सेवरिटी के अकॉर्डिंग जो है उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ें, साथ में जो है उसके डायग्नोसिस और फिर प्रिवेंशन के बारे में देखें, क्या क्या कॉजेस हो सकता है उसके बारे में पढ़ें हम। तो अगर आपको वीडियो जो है पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।